So, hi everyone, this is Saurabh Thakur, and today again I'm with a new topic, that is phenomenology. And I think this would be the last topic that I will cover from literary theory. After that I'll start literary criticism. और अगर बीच में मुझे कभी लगा कि कुछ important है, रह गया होगा, तो मैं वो भी करूंगा. इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे हम सीधा जाएंगे प्लेटो और एरिस्टोटल की ओर. तो अगला जो लेक्चर होगा प्लेटो का मैं थोड़ा सा बता दूं, वो मैं खा जाऊंगा, आपको भी खिला दूंगा, तो उसको ढंग से देखना और अच्छे से देखना. एक्साइटेड है ना, जैसे भारत पाकिस्तान के मैच के लिए आप एक्साइटेड रहते हो. खैर, फिनोमिनोलॉजी देखो, कोशिश करूंगा, आई विल नॉट टेक यू वेरी डीप टू द टेक्निकलिटीज, बट स्टिल आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजी. ठीक है, इजी वे में कोशिश करूंगा. अब फिनोमिनन सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वर्ड है फिनोमिनन, मैंने इसीलिए ये रखा है क्योंकि जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई थियरी पढ़ते हैं, तो उसका जो वर्ड है पहले उसका मतलब हमें पता होना चाहिए. तो फिनोमिनन क्या होता है? इज एन ऑब्जर्वेबल इवेंट. ऑब्जर्वेबल, जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, कोई भी इवेंट या फिर कोई फैक्ट जिसे ऑब्जर्व किया जा सके. ठीक है. द टर्म केम इनटू इट्स मॉडर्न फिलोसॉफिकल यूसेज थ्रू इमैनुअल कांत. इमैनुअल कांत को मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कवर करूंगा, वो भी एक्सपीरियंस की बात करेगा, फिनोमिनोलॉजी की बात करेगा, है ना. अभी फिनोमिनोलॉजी पता लगेगा आपको क्या है. अ फिनोमिनन इज एन ऑब्जर्वेबल इवेंट. द टर्म केम फ्रॉम इमैनुअल कांत हु कंट्रास्टेड इट विद द न्यूमिनन. ये चीज याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसीलिए मैंने यहां पे डाल दिया. ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको कुछ मिल सकता है. इमैनुअल कांत ने फिनोमिनोलॉजी को कंट्रास्ट किया है किसके साथ? न्यूमिनन के साथ. ठीक है, न्यूमिनन जिसका मतलब होता है डायरेक्टली, कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व. जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सके वो न्यूमिनन है, और जिसे ऑब्जर्व किया जा सके वो फिनोमिनन है. इसी का जो प्लूरल होता है वो होता है फिनोमिना. ठीक है, जिसमें लास्ट में ए लग जाता है, फिनोमिना, वो प्लूरल है, और फिनोमिनन हमारा सिंगुलर है. चलो, तो फिनोमिनोलॉजी इज अ फिलॉसफी. अब एज अ फिलॉसफी हम बात कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजी की. इज अ फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंस. भाई और उनकी बहनों, एक्सपीरियंस, ये वर्ड जहां भी आएगा, एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन, या फिर परसेप्शन इसे हम कह सकते हैं, जो क्या हम परसीव कर रहे हैं किसी को देख के. ठीक है, क्या हम महसूस कर रहे हैं, क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन अ वे, और हम क्या परसीव कर रहे हैं जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो वो जो फिलॉसफी है उसे फिनोमिनोलॉजी कहा गया है. फॉर फिनोमिनोलॉजी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मीनिंग एंड वैल्यू इज द लिव्ड एक्सपीरियंस. जो एक्सपीरियंस हमने जिया है ह्यूमन बीइंग्स ने. ठीक है, अल्टीमेट सोर्स, जितनी भी मीनिंग्स है उसका एक अल्टीमेट सोर्स किसको माना गया है? लिव्ड एक्सपीरियंस को. यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी परसेप्शन है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसको सोर्स माना गया है मीनिंग का. किसमें? फिनोमिनोलॉजी में. ठीक है, इट इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एंड इसमें कॉन्शियसनेस की बात भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आप कॉन्शियस होके ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही फिनोमिनोलॉजी कहलाएगा. ठीक है, कॉन्शियस वे में, अनकॉन्शियस वे में नहीं. ऐसा नहीं आपने सपने में कुछ एक्सपीरियंस किया और आपने बोल दिया तो फिनोमिनोलॉजी हो गया जी, ऐसा नहीं है ना, कॉन्शियस वे में. तो अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये वाली. किसने फाउंड किया है इन अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में? एडमंड हजल. ये जो बंदा है ये इसका प्रोपाउंडर है, इसी और फाउंडर है किसका? फिनोमिनोलॉजी का. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज हमारे लिए. चलो, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, आइडिया हो गया होगा फिनोमिनोलॉजी क्या है. चलो आगे चलते हैं. फिनोमिनोलॉजी, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना. फिनोमिनोलॉजी इज नॉट अ यूनिफाइड मूवमेंट. कोई ये एक मूवमेंट नहीं है. रादर द वर्क्स ऑफ डिफरेंट ऑथर शेयर अ फैमिली रिजेम्बलेंस बट विद मेनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस. अब देखो, सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, सो एवरी इंडिविजुअल विल हैव his or her experience in a different way, right? अगर मैं किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मेरा एक अपना तरीका हो सकता है, दूसरा इंसान उसी सेम चीज को किसी अलग तरीके से भी एक्सपीरियंस कर सकता है, राइट? तो फिनोमिनोलॉजी जो है एक यूनिफाइड मूवमेंट नहीं है, इसमें डिफरेंसेस है. कैसे? हाँ, यह है कि जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो थोड़ा उसमें रिजेम्बलेंस हो सकती है. अब मैं क्रिकेट देख रहा हूं तो मेरे रिएक्शन में और आपके रिएक्शन में, आप भी क्रिकेट देख रहे हो, सेम मैच देख रहे हो, सेम टाइम पे देख रहे हो, कुछ तो रिजेम्बलेंस होगा ना, बट विद मेनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. पर डिफरेंस भी होगा. डिफरेंस क्या होगा? आप पाकिस्तान के हो, मैं इंडिया का हूं. आप
पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, मैं इंडिया को करूंगा, है ना। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी क्रिकेट का जो मजा है वो आप भी उतना ही ले रहे हो, मैं भी उतना ही ले रहा हूं, ठीक है। तो वो हमारा रिजेम्बलेंस हो गई। तो इस तरह से जो ऑथर्स है जब वो कुछ लिखते हैं या फिर किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो थोड़ा सा उसमें रिजेम्बलेंस भी है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी होते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, परसेप्शन की बात कर रहा है, क्या चीज आप परसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो गैब्रियल फरीना जो है, इसका नाम याद रखना हो रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन इसने जो बात कही है उसको वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि इनफैक्ट इसने क्या कहा, इनफैक्ट इट इज नॉट अ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होता है अ सेट ऑफ बिलीफ विच इज सेट बाय अ चर्च, या फिर किसी ने भी कोई सेट ऑफ बिलीव्स है, किसी ने भी सेट किए हैं, उसे हम डॉक्ट्रिन कहते हैं। डॉक्टर नहीं है ये, ठीक है। नॉर फिलोसफिकल, ना तो ये कोई डॉक्ट्रिन है, क्या, फिनोमिनोलॉजी, ना ही ये कोई फिलोसफिकल स्कूल है, बट रादर अ स्टाइल ऑफ थॉट। स्टाइलिस्टिक्स की मैंने बात की है पिछली से पिछली वीडियो में, वो भी देख लेना, लेकिन यहां स्टाइलिस्टिक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक थॉट का जो स्टाइल है, मेथड है, एन ओपन एंड एवर रिन्यूड एक्सपीरियंस हैविंग डिफरेंट रिजल्ट्स। ये एक स्टाइल ऑफ थॉट है, थॉट का एक तरीका है, सोच का एक तरीका है, एक मेथड है, मेथड को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, और एक एवर रिन्यूड एक्सपीरियंस है, जो कि हम बात कर चुके हैं, जिसके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बात कही है गैब्रिएला फरीना ने। चलो आगे चलते हैं। अब 3 बिग नेम्स इन फिनोमिनोलॉजी आर, सबसे पहला एडमंड हसेल जो फाउंडर है, दूसरा मार्टिन हाइडेगर जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म मैं इसे कवर कर चुका हूं। इसकी एक टर्म है डेजिन, कुछ इस तरह से स्पेलिंग है उसकी, डेजिन, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है, शायद मैंने उस लेक्चर में आपको बताया होगा। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें बाकी लेक्चर्स भी नहीं देखे होंगे वो भी देख लेना, मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। और मार्टिन हाइडेगर उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो इसकी 1-2 टर्म्स है, डेजिन, ये याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा नाम है मॉरिस मर्ल्यू पॉन्टी। रिकी पॉन्टिंग से आप याद रख लो, बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के। अभी ना मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट आया है यार, थोड़ा ही टाइम हुआ है, मतलब कि 1 साल, वो इसीलिए क्योंकि मैंने 1 साल पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया है। उससे पहले मैं गली क्रिकेट खेला करता था, तब मैंने बड़े ग्राउंड में खेलना शुरू किया। अब मैं कभी कभी छक्के भी मार लेता हूँ, 75 मीटर का हाईएस्ट छक्का है मेरा। खैर मेरे लिए ही बहुत है, क्योंकि गांव का ग्राउंड है, और जो जाली वाली बॉल है वो है, इस टाइप की बॉल होती है क्रिकेट में। अगर लेदर वाली बॉल आ गई तो 100 मीटर क्या है यार, वो भी मैं मार दूंगा। खैर जोक सपाट, वापस मुद्दे पे आते, नहीं तो आप कहोगे भटकाता है साला। चलो, तो ये 3 आपने नाम याद रखने हैं, जहां भी फिनोमिनोलॉजी आएगा वहां पे ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। एडमंड हसेल तो रखना ही रखना है। तो आज हम बात भी सिर्फ एडमंड हसेल की ही करने वाले हैं, ठीक है। हाइडेगर की कर चुके हैं, मॉरिस पॉन्टी मुझे नहीं लगता करनी चाहिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि फिनोमिनोलॉजिस्ट करते क्या है, ठीक है। फिनोमिनोलॉजिस्ट रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जिसमें कोई बायसनेस नहीं होती, जो चीज रैशनल होती है, ठीक है, जिसमें हम ऑथर के बैकग्राउंड की बात नहीं करते हैं, बैकग्राउंड की बात इसमें नहीं होती है। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, जिसमें आप अपने पर्सनल जो आपके व्यूज है वो साइड में रखते हैं। कई लेक्चर्स में मैंने एग्जांपल्स दे दिए थे, है ना, कि कई मैंने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे दिए थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड मैं एग्जांपल देता रहता, तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है उससे। वो कहते हैं कि सर आप ना इतना अपना वो साइड में रखा करो अपना ओपिनियन, ठीक है, इतना जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो एक टीचर की भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो आता ही आता है, तो उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी एक जजमेंट भी होगी, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजी में जजमेंट भी आती है। अब जब आप किसी को जज कर रहे हो तो कैसे जज करोगे, व्हेन यू ऑब्जर्व समवन, यू एक्सपीरियंस दैट पर्सन, है ना, एंड देन यू जज द सेम पर्सन। आप किसी के साथ डेट पे जाते हो, ठीक है, लड़की सामने खड़ी है, बैठी है, खड़ा तो कौन रहता है डेट में, बैठी है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी आंखों को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक बार मैंने एक शायरी लिखी थी, मुझे याद करने दो यार, थोड़ा सा टाइम दो, इधर उधर क्या देखती हो। खैर मुझे 4 लाइन थी, लास्ट की 2 लाइनें याद आ रही है कि ये इधर उधर दीवारों पर क्या रखा है। दूसरी लाइन भी याद आ गई, पहली याद नहीं आ रही अब। खैर दूसरी लाइन ये थी कि
प्यार है तो प्यार का इजहार करो ना, और ये इधर उधर दीवारों पर क्या रखा है, आंखों में आंखें डालकर बात करो ना, कुछ ऐसी मैंने शायरी लिखी थी। तो वो भी एक हिसाब से वही है कि आप सब्जेक्टिव चीज वहां पर लेकर आ रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके बाद आप जज कर रहे हो। अगर उसकी आंखें अच्छी है और वो मुझे अच्छे से समझ रही है, कंपेटिबिलिटी मुझे उसके साथ दिख रही है, तो मैं उसे जज करूंगा कि ये अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूंगा, बुरी है तो मैं किसी और को पे ट्राई करूंगा, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो फिनोमिनोलॉजी है ये आपकी जजमेंट, एक्सपीरियंस, परसेप्शन उसके बारे में है। तो ये रिजेक्ट करते हैं किसको? ऑब्जेक्टिव रिसर्च को, ठीक है। ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव रिसर्च होनी चाहिए। सो दे बिलीव दैट एनालाइजिंग डेली ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि मैंने उस डेट पे उसका बिहेवियर को नोटिस किया, कैन प्रोवाइड वन विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। नेचर की अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूं। दे असर्ट दैट पर्सन्स शुड बी एक्सप्लोर्ड, लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज बिकॉज पर्सन्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द यूनिक वेज दे रिफ्लेक्ट द सोसाइटी। क्योंकि इंसान को हम तभी समझ सकते हैं उसके एक यूनिक वे में जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करेगा? वो वही रिफ्लेक्ट करेगा जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजिस्ट्स प्रेफर टू गैदर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, कॉन्शियस रादर देन ट्रेडिशनल डेटा। ट्रेडिशनल डेटा पे इन्होंने नहीं जाना है, कॉन्शियसली जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी के बारे में बात होगी। दे कंसिडर फिनोमिनोलॉजी टू बी ओरिएंटेड, मतलब कि किस झुकाव किस तरफ है इसका? डिस्कवरी की तरफ, इसमें डिस्कवरी होगी, ठीक है। एंड देयरफॉर दे रिसर्च यूजिंग मेथड्स दैट आर फार लेस रिस्ट्रिक्टिव देन इन अदर साइंसेस। साइंस की तरह रिस्ट्रिक्ट जो मेथड्स है वो फॉलो नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे ये, ठीक है, अच्छे तरीके से, इजी तरीके से। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम एडमंड हजल की बात कर लेते हैं। ही वाज अ ज्यूइश जर्मन अथीस्ट फिलोसोफर, ठीक है। फिलोसोफर इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिशियन इंपॉर्टेंट नहीं है। हु एस्टेब्लिश्ड द स्कूल ऑफ फिनोमिनोलॉजी, ये बता चुका हूं फिनोमिनोलॉजी। अब समझते कि ये क्या कहता है इसके बारे में। इन हजल्स कंसेप्शन इट इज प्राइमरली कंसर्न विद सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन है ये एक, ऑन एंड स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सेम वही बात जो मैं समझा चुका हूं, कॉन्शियसनेस के जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी है ये, ठीक है। सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर। एंड द फिनोमिना दैट अपीयर इन एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये एक फिनोमिना के बारे में है जो अपीयर होता है इन द एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के एक्ट में जो फिनोमिना होता है उसके बारे में स्टडी है फिनोमिनोलॉजी, जो है एडमंड हजल कहता है। इसके कुछ हम बुक्स याद रख, वैसे तो बहुत बुक्स है लेकिन मैंने 2 ही बुक्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड कार्टेजियन मेडिटेशंस, इसके ईयर रहने देना, बस टाइटल पता है तो काफी काम बन जाएगा अपना। देखो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, माय टारगेट ऑडियंस इज यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। कोई और लोग इसे देख रहे हैं जो कि बहुत टेक्निकल फील्ड से है, जिनके लिए ये बहुत डिटेल में है, तो मुझे माफ करना। मेरी टारगेट ऑडियंस यूजीसी नेट वाले हैं, इंग्लिश लिटरेचर। फिर भी आपको कुछ काम का मिल रहा है तो देखते जाओ। टर्म्स एंड आइडियाज, देखो इसकी बहुत सारी टर्म्स भी थी लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इतनी जरूरी थी हमारे लिए। फिर भी मैं 4 टर्म्स इसकी आपके लिए लेकर आया हूं। नीमा, नीसेस, रिटेंशंस एंड प्रोटेंशंस। समझते हैं आगे। नीमा क्या है? द आइडियल कंटेंट ऑफ, देखो नीमा सिंपल आइडियल कंटेंट, या फिर इसको आप मेंटल स्टेट से भी याद रख लेना। ये ना ग्रीक टर्म है, ये बड़ी पुरानी है, वहां से लिया है इसे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रियल कंटेंट है, नीसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन नीसिस ही होगी, है ना। तो आइडियल कंटेंट है नीमा और रियल कंटेंट है नीसिस। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। द आइडियल कंटेंट ऑफ एन इंटेंशनैलिटी भी इसकी एक टर्म है एडमंड हजल की, ये भी याद रखना। थोड़ा इंटेंशनल की बात करता है, कहीं अगर इंटेंशनल आ गया, या फिर इसके जो बुक्स है ना उसमें मैक्सिमम टाइटल्स में फिनोमिनोलॉजी है, तो एडमंड हजल कर लेना आप अगर कहीं फिनोमिनोलॉजी कहीं टाइटल में आ रहा है, ठीक है। तो नीमा द आइडियल कंटेंट ऑफ एन इंटेंशनल एक्ट। आइडियल कंटेंट है एक इंटेंशनल एक्ट का। कैसा एक्ट? एन एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, बता चुका हूं ऑलरेडी। एडमंड हजल यूज नीमा एज अ टेक्निकल टर्म, किसके लिए? फिनोमिनोलॉजी में, जो स्टैंड करती है फॉर द ऑब्जेक्ट या फिर किसी कंटेंट। ऑब्जेक्ट किसका है? वो किसी थॉट का, किसी जजमेंट का, किसी परसेप्शन का। बट इट्स प्रिसाइज मीनिंग इन हिज वर्क हैज रिमेन्ड अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश की इसे, पर मुझे कोई भी एक फिक्स डेफिनेशन, फिक्स मीनिंग इसका नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इसके नेम से तो फेमिलियर रहें कि नीमा एंड नीसिस इज समथिंग विच एडमंड हजल
talks about. ठीक है, तो niches है real content. The niches is the part of the act that gives it a particular sense or character. एक एक्ट का पार्ट है जो इसे एक पर्टिकुलर सेंस और एक किरदार देता है. बस इतना सा काफी है यार, काफी है इंग्लिश लिटरेचर के लिए. दूसरी रिटेंशन और प्रोटेंशन की बात करते हैं. इसमें कुछ भी टफ नहीं है. रिटेंशन आपको पता है कि कोई चीज हम रिटेन करते हैं उसे रिटेंशन कहते हैं. हमने कुछ देखा, उस वक्त हमने कुछ एक प्राइमरी सोर्स से कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, घर आए 4-5 दिन बाद, वो जो हमने देखा था उसमें से क्या हमारे माइंड में बच गया है, व्हाट इज लेफ्ट इन आवर माइंड, दैट इज रिटेंशन. क्या कितना हमने रिटेन किया. इज द प्रोसेस वेयर बाय अ फेज ऑफ परपेचुअल एक्ट. परपेचुअल मतलब लगातार चला हुआ है. एक्ट इज रिटेन्ड इन आवर कॉन्शियसनेस में क्या रिटेन रहा. ठीक है, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दैट विच इज नो लॉन्गर बिफोर अस. एक उस चीज की प्रेजेंटेशन है जो हमारे सामने अब नहीं है, लेकिन पहले हम उसे ऑब्जर्व कर चुके हैं. डिस्टिंक्ट है इमीडिएट एक्सपीरियंस से, क्योंकि इमीडिएट एक्सपीरियंस जो हमने किया था उससे ये अलग है, क्योंकि ये उसके बाद वाली चीज है. अब प्रोटेंशन क्या है. ये दोनों चीजें जो है ना, इसने थियरी ऑफ टेम्पोरलिटी, एडमंड हसरेल की एक थियरी ऑफ टेम्पोरलिटी है जिसमें ये रिटेंशन और प्रोटेंशन की बात करता है. टेम्पोरलिटी इज ऑल अबाउट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मतलब टाइम के बारे में इसमें बात होती है, तो उसमें रिटेंशन प्रोटेंशन की बात की. और प्रोटेंशन इज आर एंटिसिपेशन ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट. आने वाला टाइम क्या है, वो प्रोटेंशन है. ठीक है, भविष्यवाणी भी जिसे हम कह सकते हैं. एंटिसिपेशन अंदाजा है ना, एंड अंदाजा ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट. द मोमेंट दैट हैज येट टू बी परसीव्ड. एक ऐसी मोमेंट जिसे अभी हमने देखना है, महसूस करना है या फिर एक्सपीरियंस करना है. ठीक है, तो ये होगी रिटेंशन प्रोटेंशन. तो आज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और अब धीरे धीरे मुझ में हिम्मत आ रही है इस तरह लेक्चर बनाने की. स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि नया तरीका था, थोड़ा सा मैं कॉन्शियस था ज्यादा. तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आज लिटरेरी थियरी मैं समझता हूं कि खत्म हो चुकी है. फिर भी कुछ रहेगा फ्यूचर में जरूरी चीज, तो मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा. और लिटरेरी थियरी पे मैं नोट्स बना रहा हूं भाई. आने वाले समय में मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में उसको आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. और एक और चीज, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है दाना व्लॉग्स के नाम से. दाना व्लॉग्स आप सर्च करना यूट्यूब पे, सबसे पहले आ जाएगा. और उसमें 2-4 व्लॉग्स मैंने डाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको. कभी खाली समय आपके पास हो तो उसको देखना, मजा आएगा, है ना. तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. वहां भी बहुत मजेदार चीजें हैं, मेरी पूरी जिंदगी वहां पे बसती है. ये क्वालिफिकेशन यार देनी पड़ती है, क्या करूं. कई लोग कहते हैं तू है कौन, कई लोग सोचते हैं कि ये है कौन जो हमें ये सब बता रहा है. थोड़ा क्वालिफिकेशन बताना जरूरी है. अच्छा तो नहीं लगता, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार अपने बारे में क्या भी बताना. पर खैर, लिखा है, जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना है ना पढ़े. और हमने तो जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया. तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं. ठीक है, अभी मुझे इंडिया का मैच देखना है हांगकांग के साथ. ओके, बाय, नमस्कार.